दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम वेव ऑप्टिक्स से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले बीएचयू बीएससी इंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है ए पोलराइज़र इज़ यूज्ड यानी कि एक ध्रुवक का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको पोलराइज़र का यूज़ बताना है। तो आपको बता दें कि जो पोलराइज़र होते हैं वह अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं। तो आपको बता दें कि अध्रुवित प्रकाश होते क्या हैं। तो ऐसे प्रकाश जिनके कणों का कंपन अनियमित प्रकार से होता है, ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जब इन कणों को हम ध्रुवक से गुजारते हैं तो इनके कणों का जो चाल होता है या कंपन होता है वह एक ही दिशा में लंबवत हो जाता है। तो इस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए ध्रुवक यानी कि पोलराइजर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पोलराइड कांच का उपयोग धूप के चश्मों में किया जाता है क्योंकि पोलराइज्ड ग्लास इज यूज्ड इन सन ग्लासेज बिकॉज। तो आपको बता दें कि जो पोलराइड कांच होते हैं ये क्या करते हैं, जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको घटा देते हैं और उसको घटाकर आधा कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यदि एक प्रकाश के स्रोत स्थिर प्रेषक से दूर जा रहा है तब प्रकाश तरंग की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगी, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जैसे कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, और कोई स्थिर व्यक्ति है, तो ये जो प्रकाश स्रोत है वो इसके पास जा रहा है या दूर जा रहा है तो प्रकाश तरंग की जो आवृत्ति है वो बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो आप सभी ने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा। तो इसमें क्या कहता है कि जब प्रकाश स्रोत या जो प्रेषक है उनके अंदर जो अपेक्षित गति होती है, यानी कि ये गति कर रहा हो या फिर ये गति कर रहा हो, तो ये जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इसको बदली हुई दिखाई देती है। तो यही हमारा डॉपलर का प्रभाव है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विवर्तन प्राप्त करने के लिए अवरोध का आकार होना चाहिए। तो दोस्तों विवर्तन होता क्या है? तो दोस्तों जब कोई प्रकाश होता है उसे दीवार के किनारों पर आपतित कराते हैं तो जो प्रकाश है यह इसके छाया वाले भाग में भी वितरित हो जाता है, यानी कि पहुंच जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि यह घटना कब होगी। तो आपको बता दें कि जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है और जो अवरोध है उसकी जो तरंग दैर्घ्य है, जब ये दोनों बराबर हो तभी हमारी विवर्तन की घटना होती है। यदि इनके अंदर बहुत अधिक डिफरेंस होता है तब विवर्तन की घटना नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रकाश के तरंग दैर्घ्यों का समान आकार का होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यंग के डिलिस्ट प्रयोग में झिर्रियों और पर्दों के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि यह बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि यंग के जो डिलिस्ट झिर्रियाँ हैं और जो पर्दे हैं उनके बीच की दूरी जो कैपिटल डी है, यदि हम उसको बढ़ा देते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसके लिए होगा लैम्डा डी अपॉन डी। तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो पर्दे की दूरी तथा उसके बीच की दूरी के समानुपाती होती है। तो यदि हम दूरी को बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यंग के द्विरेखित छिद्र प्रयोग में पीले प्रकाश की जगह लाल रंग के प्रकाश को पुनर्स्थापित कर दिया जाए तो फ्रिंज की मोटाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि यंग का द्विस्लिट प्रयोग हो रहा है और इसमें सबसे पहले हमने पीले रंग के प्रकाश का प्रयोग किया और उसके बाद पीले रंग के प्रकाश को बदलकर उसके जगह हमने क्या प्रयोग किया, लाल रंग के प्रकाश को। तो आपको बताना है कि अगर हम पीले रंग की जगह लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग करते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने फार्मूला देखा था, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है तरंग दैर्घ्य प्रकाश का, ठीक है। तो अगर हम लाल रंग के प्रकाश की बात करें तो लाल रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो पीले रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। तो यदि फार्मूले से देखें तो जो बीटा है वो लैम्डा के समानुपाती होता है। तो अगर लैम्डा का मान बढ़ता है
तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, बढ़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश का अवरोध के किनारे से मुड़ना कहलाता है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी प्रकाश किसी भी अवरोध के किनारे से मुड़ता है तो इस घटना को हम बोलते हैं विवर्तन। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किसी एकल झिर्री के द्वारा प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई यानी कि बीटा निर्भर नहीं करती। यहाँ पर कह रहा है कि एकल झिर्री वाला जो विवर्तन प्रारूप है तो उसके अंदर जो केंद्रीय चौड़ाई है वह किस पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पर हमें विवर्तन से संबंधित फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला है डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी जो चौड़ाई होती है थीटा और थीटा यानी कि 2 थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम थीटा का मान निकालते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन डी साइन इनवर्स। तो 2 थीटा के लिए क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन डी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है और झिर्री की जो चौड़ाई है उस पर निर्भर करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो झिर्री की चौड़ाई है और जो पर्दा है उसके बीच की दूरी यानी कि कैपिटल डी पर निर्भर नहीं करती। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, झिर्री एवं स्रोत के मध्य की दूरी पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विवर्तन की शर्त है। तो विवर्तन का शर्त क्या है कि ए अपॉन लैम्डा बराबर होना चाहिए 1 के, या फिर ए अपॉन लैम्डा बड़ा होना चाहिए 1 से, या फिर ए अपॉन लैम्डा 1 से छोटा होना चाहिए, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों विवर्तन कब होता है, जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और जो अवरोध है वो समान आकार के हो, यानी कि ए अपॉन लैम्डा जो है वो बराबर हो 1 के। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ए अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्जा के तुल्य होता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है। तो दोस्तों आपको बताना है कि हमारा कोई पदार्थ है और उसके जो अपवर्तनांक का म्यू है वह ध्रुवण कोण यानी कि आईपी की स्पर्जा यानी कि कह सकते हैं 10 थीटा के बराबर है। तो हम कह सकते हैं म्यू इक्वल टू 10 आईपी। तो ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो फार्मूला है ये किसका है, तो ये फार्मूला है ब्रूस्टर का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसका ध्रुवण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से किसका ध्रुवण नहीं हो सकता। यहाँ पर 4 प्रकार की तरंगें दी हुई हैं। पहला है रेडियो तरंगे, दूसरा है पराबैंगनी किरणें, तीसरा है अवरक्त किरणें और चौथा है पराश्रव्य तरंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो ध्रुवण होता है वह अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, पराश्रव्य तरंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है तो आपतन कोण का मान होगा। तो दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि इस प्रकार से कोई कांच है तो उस पर मान लेते हैं कि किसी कोण से प्रकाश आपतित हो रही है और इससे जब प्रकाश परावर्तित हो रही है तो यह प्रकाश हमें पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो आपतन कोण है आई यह किसके बराबर होगा। तो दोस्तों मैंने पीछे बताया था कि जो हमारा बूस्टर का नियम है यानी कि जो म्यू है वो बराबर होता है। तो हमारा जो अपवर्तनांक है वह बराबर होता है इस कोण के स्पर्जा के, यानी कि यह 10 आईपी के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम ध्रुवण कोण निकाल लेते हैं तो आपतन कोण भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो आईपी है वो बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स म्यू के। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन डी को सही करता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा वेब ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ एमसीक्यू। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो या फिर बायो से हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।